बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अटियाला जेल के बाहर एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें और कारकुन धरना देकर बैठे हुए हैं और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई जैसा कि हमेशा होता है। यानी इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, कोशिश करती हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात होती नहीं है। आज अलीमा खानम ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी 96 दिन हो गए हैं, इतने दिनों में इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया के साथ जो राब्ता है वो सिर्फ 1 घंटे का है। 96 दिनों में सिर्फ 1 घंटे का राब्ता इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से करवाया गया। और अब तो काफी अरसा हो गया, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं, मुलाकात होने ही नहीं दी जा रही। एक मुलाकात करवाई गई थी बस, इमरान खान की बहन की, वो भी काफी एहतजाज के बाद, जब सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ। तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई, लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है। उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है। यानी जिसे एहतजाज कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को ये लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है। यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार हैं, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां हैं उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निज़ाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए। अब 20 से 25 वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे हैं जी हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे? और क्या 20 से 25 वकील ये कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लें? सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये वहां पे चैम्बर में इंतजार करते रहे, और चैम्बर में होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनसे मुलाकात नहीं की। 2 दफा गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने तो क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे डोगर साहब, उनका सेक्रेटरी भी नहीं मिला। ये हालात है, और ये उसी अतार के लोंडे से दुआ लेते हैं। यानी इन्हें लगता है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये 20-25 वकील जाएंगे, इक्का दुक्का पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। फिर वे कहते हैं 319 पार्लियामेंटेरियंस आ चुके हैं। तो इकट्ठे तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, ये कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो इस तरह कर लें आप। 15 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक दफा इकट्ठे जाकर देख लें। देखिए, अगर इंसाफ लेना है ना, तो ये ऐसे ना मुलाकात करेंगे ना इंसाफ देंगे। इंसाफ लेने के लिए
ये जो 25 वकील हैं, इनकी जगह पे 2500 वकील होने चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। सारे वकला रहनुमा हैं और वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं। सिर्फ आपने मामला अपने हाथ में लेना है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ देना है कि उनसे उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दें आप। वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, लिख कर ले लें, आप नहीं देंगे वो आपको कुछ। आसिम मुनीर साहब हमेशा PMLN के साथ और जरदारियों के साथ खड़े होंगे। नवाज शरीफ और जरदारी ये वहीं खड़े होंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से नफरत अब उनकी पहचान है, वो अपनी ये पहचान खत्म नहीं होने देंगे। लिहाजा ये 25 वकीलों की जगह 2500 वकील लेकर जाए, एक आधा पार्लियामेंटेरियन ले जाने की बजाय 300-350 सारे सेनेटर, MPs, MNAs लेकर जाएं, जाकर बैठ जाएं अदालत पे। क्या होगा? एक दिन वो आपको घसीट के निकाल देंगे, दूसरे दिन फिर बैठ जाए, फिर आपको निकाल देंगे, फिर जाके बैठ जाए, आपको गिरफ्तार करेंगे, बैन अवी खबरें बनेंगी। क्या हो गया? गिरफ्तारी इतने कारकुन देते हैं, बेशुमार ऐसे कारकुन जिन्हें इमरान खान से लालच भी कोई नहीं है। यानी इमरान खान से ना उन्होंने MNA बनना है, ना MPA बनना है, ना सेनेटर बनना है। वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आपको तो इतना कुछ मिला है, आ जाए, आके बैठ जाए। ये इन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलना नहीं है। ये अदालत तो बिल्कुल नहीं देगी। नादरीन, जो जर्नैलों की जिद है ना, वो बड़ी खौफनाक चीज है। इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जनरल ज़िया की जिद, जनरल मुशर्रफ की जिद, जनरल अयूब खान, याया खान, बाजवा, अभी आसिम मुनीर, जर्नैलों की जिद ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। अभी जिद ये है कि हमें हर हाल में जो है वो एक निहत्ती लड़की को उसके शौहर समेत गिरफ्तार करना है, ईमान मजारी को और उनके शौहर हादी अली चट्टा को। बस जिद है और कुछ भी नहीं है। वो करते क्या है? वो मजलूमों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो रियासत और रियासती इदारों को आइन और कानून के दायरे में रहने के लिए फोर्स करते हैं, और इसके लिए वो अपनी पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, कानूनी जद्दोजहद करते हैं। अब जी इनको पकड़ लो, इनको गिरफ्तार कर लो, ताकि आइंदा कोई ऐसा करे ना। आप एक ईमान मजारी को गिरफ्तार करेंगे ना, 1000 ईमान मजारी आपको और मिल जाएगी। ये आपके साथ होगा, आप करके देख लें। अब ईमान मजारी साहबा को गिरफ्तार करनी, अब ये जो जिद है ना, ये इंसानी हकूक, समाज में इखलाकियात और इंसाफ को दीमक की तरह चाट रही है। ये हमारे मुआशरे के साथ कर रही है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब इनके ऊपर एक पिछला मुकदमा निकाल कर ले आए जी, जुलाई के महीने का। ये देखें, ये मुकदमा लेकर आए जुलाई के महीने का, और इस मुकदमे के अंदर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई हैं। ये नहीं, मुकदमे में है कि हादी अली चट्टा पिस्तौल से पुलिस वालों पे फायरिंग कर रहा था, किसी कैमरे ने नहीं देखा, कोई सेफ सिटी के कैमरे में नहीं आया। वो तो बेचारे मजलूमों के लिए एहतजाज करने गए थे, उन्होंने कहीं सीधी गोलियां मार रहा था पुलिस अफसरान को, डाल दो पर्चा। और ईमान मजारी पे डाल दिया कि इसके हाथ में डंडा था और ये गाड़ियां तोड़ रही थी। हद होती है नाइंसाफी की, बेईमानी की और फ्रॉड की। ऐसी 2 नंबर FIR की है, और पिछली डेटों में की है कि इसमें हमने जनाब जुलाई के महीने से छुपाई हुई है FIR, हमने अब इन मियाँ बीवी को गिरफ्तार करना है। तो वो अपने बैग शैग साथ लेकर आई है। उनकी वालदा भी आई थी आज कि ठीक है, गिरफ्तार करना है तो कर ले। फिर अगर यही रियासत की जिद है, गिरफ्तार ही करना है, तो मारंग बलोच को गिरफ्तार करके इन्होंने कितना छोटा कर दिया। मारंग बलोच ने बिलाखिर बाहर तो आ जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप आफिया सदीकी की तरह उसको लंबा अरसा अंदर रख लेंगे, वो एक दिन बाहर तो आ जाएगी। तो जब मारंग बलोच बाहर आ जाएगी तो फिर आप देखिएगा पूरा बलोचिस्तान उसके साथ कैसे और किस ताकत के साथ खड़ा होगा। बलोचिस्तान में लोग आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, मारंग बलोच की बात सुनेंगे। मेरी बात लिख के रख लें आप। ये ईमान मजारी को आप अंदर डालेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जब ये बाहर निकलेगी, और ये निकलेगी बाहर, तो जब भी ये आजाद होगी तो फिर आप देखिएगा कि ये आपको तिगनी का नाच नचाएगी। और ये होना चाहिए इंसानी हकूक के लिए। ये जो पामालियां की जा रही है, इनको बंद होना चाहिए। ये आवाजें मजीद मजबूत होनी चाहिए। यानी पुराने मुकदमे ऐसे निकालते हैं। मैं जेल में था एक दिन, तो मुझे पता चला कि 1.5 साल पहले का मेरे ऊपर एक मुकदमा है, वो आ गया अब। और मुकदमा क्या है? मैंने दहशतगर्दी की है।
मार कुटाई की है, पुलिस वालों को बहुत मारा है, रेंजर्स को भी मारा मैंने। हालांकि मैं वहां पे, वो मेरा तल्लक ही कोई नहीं इन चीजों से। उस वक्त 1.5 साल पहले का एक मुकदमा लाके खड़ा कर दिया, जनाब ये दहशतगर्द है। तो जैसे आज ये मुकदमा किया गया ईमान मजारी पे और हादी अली चट्ठा पे। और नादरीन, पाकिस्तान चल कैसे रहा है, ये बड़ी रूटीन की चीज होती है कि अपोजिशन लीडर आ गया सेनेट में, अपोजिशन लीडर आ गया कौमी असम्बली में, ये कायदे ऐवान का इंतखाब होता है, साथ ही वो भी आ जाते हैं, एक आधे दिन में हो जाता है। 5 महीने लगा दिए इन्होंने इस काम को, और 5 महीने के बाद चौड़े होकर कह क्या रहे हैं, चौड़े होकर दिखा रहे हैं कि जनाब बड़ा जमहूरी काम कर दिया है। एहसान माना जाए नवाज शरीफ का, एहसान माना जाए मौजूदा निजाम का, कि देखें जी अपोजिशन लीडर लगा दिए गए। क्यों जी, ये तो पहले दिन लगने चाहिए थे। ये जो 5 महीने नहीं लगे, इनका हिसाब कौन देगा। नादरीन, वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन के नाम पे जुल्म किया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोग निकल निकल के अपने इलाके से आ रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती उनके इलाकों से निकाल कर दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है। उसके ऊपर असद कैसर साहब ने भी बात की और कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। असद कैसर साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि सुहेल अफरीदी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला लड़का है, आप इसको कभी दहशतगर्द और कभी स्मगलर बनाते हैं, आपको शर्म नहीं आती। सूबाई हुकूमत से एंगेजमेंट के बजाय उसके खिलाफ बयानियां बनाते हैं, अपने ज़मीर को भी थोड़ा देखो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तजवीज़ देता हूं कि स्पीकर अपने दफ्तर में जरगा बुलाएं, और मैं जुबान देता हूं कि वजीर आला भी आएंगे। इस तलाल चौधरी को क्या पता कि वहां खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, इसको तो तकरीर की पर्ची मिलती है, और इसमें भी जबान इतनी लंबी है इसकी। वैसे तलाल चौधरी को वाकई क्या पता, फैसलाबाद में बेचारा पहले परवेज इलाही की गाड़ी के आगे डांस करता था, फिर नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे डांस करता था, उसको उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डांस करने वाले इस तरह के लड़के जो डिस्को टाइप के हों और थोड़ा सा वो हर तरह की बात मान लें, और जो उन्हें पर्ची दी जाए वो पढ़ लें, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो पसंद होते हैं। पहले ये परवेज इलाही की गाड़ी के आगे रक्स करते थे, फिर नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे रक्स करते हैं, तो जिंदगी इनकी रक्स में ही गुजर गई है। असद कैसर साहब कहते हैं जी हमारे वजीर मुमलिकत साहब जो तकरीर के बहुत माहिर हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं कुछ वजाहतें करना चाहता हूं और हकायक भी बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पीटीआई नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है, और जब यह प्लान बन रहा था पीटीआई इसका हिस्सा थी। ये देखना पड़ेगा इस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका। हम दहशतगर्दी को एक लानत समझते हैं और चाहते हैं इसका मुकम्मल खात्मा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने कौमी जरगा मुनक्कद किया, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी भी शामिल थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस मुत्तफ़िका एलामिया पर दस्तखत किए, वो जारी किया गया, वो एलामिया आपने पढ़ा? देखिए, असल में तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने फैसला करना है ना कि सूबे के अंदर अमन अमान किस तरीके से आएगा। जो बाहर से बंद कमरों में फैसले होते रहे, उन्होंने तो अभी तक बेड़ा गर्क ही किया है। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी सेनेट में खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज जो 8 फरवरी को हुआ, इलेक्शन में धांधली हुई थी, उन्होंने कहा क्या ये मुल्क में पहली बार हुआ है? अगर 8 फरवरी पर ही बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने 2018 के इलेक्शन का भी हवाला दिया कि वहां पे आरटीएस बैठा, धांधली की गई। आए मिल बैठे और आइंदा के लिए पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इक़दामात करें। देखिए, ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की, एक तो मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसका मवाजना आप पाकिस्तान में होने वाले किसी भी इलेक्शन के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा 19-20 करती रही है, लेकिन इस तरह का मामला कभी नहीं किया। और अगर आप 2018 के इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया था। जो हकीकत है, जो सरवर बारी साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे और सीनियर तज्जियाकार वो ये बात मान चुके हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीटें छीनी गई थी ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत को बैसाखियों पे खड़ा किया जा सके। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आरटीएस बैठने के बाद पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की सीटों को बढ़ाया था और पीटीआई की सीटों को कम किया था। तो 2018 में भी धांधली पीटीआई के खिलाफ हुई थी, लेकिन बयानिया ऐसा बना लिया पीएमएल-एन ने
आरटीएस आरटीएस करते करते उन्होंने ऐसा शानदार बयानिया बनाया कि लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके जितवाया गया। ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बंदों को इलेक्शन हरवा दिया गया ताकि वो बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनाए और जब चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दे। ये इसलिए उन्होंने ये सारा प्लान किया था और बाद में वो प्लान एग्जीक्यूट भी हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। हाँ, जहांगीर तरीन ने कई ऐसे लोगों को जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे उन्हें जाकर अपनी पार्टी के साथ मिलाया था, लेकिन उन दिनों का मवाजना 2024 से करना ये तो सरासर ज्यादती है। 2024 में तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, इंतखाबी निशान नहीं था, कागजात नामजदगी छीन कर भाग जाते थे, अगवा बराए बयान चल रहा था। इन्होंने तो पूरी की पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया ना, और कौम को भी डराया। तो ये मवाजना बनता ही नहीं है। आरओ जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। सबसे बड़ा सत्यानाश तो काजी फायज ईसा ने ये किया। एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना झंडा तक उठाने की इजाजत नहीं थी। तो ये मवाजना जो भी करता है ना वो ज्यादती करता है, लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश है कि चीजें नॉर्मलाइज हों और कम से कम ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको तस्लीम कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठ जाए और कोई इस तरह का माहौल बना ले कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले, अगले इलेक्शन में फिर देखेंगे। तो जब इलेक्शन आएगा अगला, तब दोबारा से कोई फॉर्म 47 टाइप की वो गेम खड़ी कर देंगे या कोई और खेल खेल देंगे। लेकिन राणा साहब कहते हैं जनाब कोई तरीकाकार करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस पर राजी हो जाएंगे? क्योंकि इमरान खान के बगैर ना तो अचकज़ई कुछ कर सकते हैं, ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास कर सकते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है। फैसला तो बिलाखिर इमरान खान साहब ने ही करना। नादरीन, अब 25 जनवरी को मालाकंड की बारी आ गई है। ये मुराद सईद का इलाका है, जुनेद अकबर साहब का इलाका है, और यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है। इमरान खान साहब का तोती बोलता है इस रीजन में। तो मालाकंड के अंदर जब ये मोबिलाइजेशन होगी और वहां पे रैली निकलेगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, तो फिर हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है और कितनी तगड़ी सूरत हाल बनती है और इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मोबिलाइजेशन चल रही है। मैं आपको फिर ये कह दूं कि शहरों को बंद कैसे करना है, गली मोहल्लों में और इलाकों के अंदर किस तरीके से ड्यूटियां लगानी है, वो काम अभी तक नहीं हुआ। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत के बलबूते के ऊपर मुल्क को बंद करना चाहती है, लेकिन इसमें मनसूबाबंदी का फुकदान है। ये बिल्कुल मैं क्लियर बात आपको कह रहा हूं। मकबूलियत इनके पास बहुत है, बेशुमार मकबूलियत है, लेकिन मकबूलियत के साथ साथ को मनसूबा चाहिए होता है ना, मनसूबाबंदी इनके पास नहीं है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम कर दिया। ये सफारती दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया, और अगर आने वाले दिनों में उन्होंने ये काम मजीद किया ना तो बड़ा शुगर लग जाएगा पूरी दुनिया में। हुआ यह है कि मैक्रोन ने और नेटो ने कुछ मुखालफत की है थोड़ी बहुत डोनाल्ड ट्रंप की, कि यार आप ज्यादती कर रहे हैं। खासतौर पे ये गजा पीस बोर्ड के हवाले से उन्होंने अपने आप को बाहर रखा, इनकार किया। तो ट्रंप ने एक तो धमकी लगाई कि अगर फ्रांस हमारे साथ शामिल नहीं होगा तो हम फ्रांसीसी शराब पर 200% तक अमेरिका में टैरिफ लगा देंगे। यानी अमेरिका में बहुत सारी फ्रांसीसी शराब जाती है, वो बहुत पैसा कमाते हैं उससे। वो कह रहे जी उसके ऊपर हम 200% तक टैरिफ लगा देंगे, फिर लोग नहीं खरीदेंगे और आपका नुकसान होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन जो फ्रांसीसी सदर है, एक उसका मैसेज और एक नेटो के सेक्रेटरी जनरल का मैसेज अपना जो इनका एक ट्रुथ का एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पब्लिक कर दिए। तो ज़रा ये आप मैसेजेस देखें। इसके अंदर जो एक मैसेज है वो सेक्रेटरी जनरल नेटो का है। वो कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, डियर डोनाल्ड, what you accomplished in Syria today is incredible. I will use my media engagements in Davos to highlight your work there in Gaza and in Ukraine. I am committed to finding a way forward on Greenland. Cannot wait to see you. Yours, Bark. वो ये कहता है जी कि ट्रंप साहब कमाल काम कर दिया आपने सीरिया में, शाम के अंदर, और जो गज़ा में आप करने जा रहे हैं, मैं अपनी मीडिया एंगेजमेंट्स जो है वो सारी इस्तेमाल करूंगा और आपके काम को हाईलाइट करूंगा, गज़ा के अंदर जो आपने किया और जो यूक्रेन में किया।
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी हमारी मुलाकात हो, कोई मामला हम देखें। इसी तरह जो मैक्रोन है उसका भी एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक कर दिया और उसमें वो बता रहा है जी कि इसी तरह की बातें कर रहा है। शाम के बारे में उसने कहा जी आपने ज़बरदस्त काम किया, ईरान के बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ग्रीनलैंड में क्या करना चाह रहे हैं, ये उसने कहा। तो हमें जनाब कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। उन चीज़ों के बारे में आगे उसने बताया कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए, डिवोर्स के बाद आप पेरिस आ जाएं, हम आपके लिए कोई मुलाकात वगैरह अरेंज करवाते हैं, मैं बाकी लीडर्स को भी बुलाता हूँ, तो बैठ के बात करते हैं। तो ये वाला भी उठा के जो है एमेनुअल मैक्रोन का जो एक पैगाम था डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी पब्लिक कर दिया। खतरनाक आदमी है। अब ये सोचें कि अगर पाकिस्तान या हमारे वाले जो हैं फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ, इन्होंने कोई मैसेजेस किए हुए हैं और कल को ये डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं मानते और वो मैसेजेस पब्लिक कर देता है, तो ये पाकिस्तान में वो कैसे दिखाएंगे लोगों को। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की तो आदत ही बड़ी खौफनाक है, वो तो मामला कहीं से कहीं ले जाते हैं। वो तो जनाब उनको जूता नज़र आना चाहिए, वो तो पॉलिश फेर देते हैं फ़ौरन। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो अब सोचें कि अगर उनके मैसेजेस हैं ऑडियो या वीडियो या कुछ भी, उन मैसेजेस के साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकता है, तो इन्हें सारी बातें माननी पड़ेंगी। वैसे भी इन्होंने मान ही लेनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहना है, इन्होंने उस ज़मीनी खुदा तस्लीम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को मानना है। रूस के जो वजीर खारजा है, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त और तशवीशनाक बात की है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो मगरिब का आलमी निज़ाम कानून है वो अब ख़त्म हो चुका है, वो अब नहीं रहा। दुनिया में अब ताकतवर की हुक्मरानी है। ये स्टेटमेंट जो है ना, इसके अंदर एक खौफ, एक तशवीश और उसके साथ एक अज़म भी है कि अगर ताकतवर की हुक्मरानी होगी तो फिर ताकत की दौड़ शुरू हो जाएगी। फिर चाइना और रशिया ये मिलकर ताकतवर होने की कोशिश करेंगे, फिर यूरोप अपनी जगह पे ताकतवर होने की कोशिश करेगा। हथियारों की और फौजों की एक नई दौड़ पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो सकती है। बदकिस्मती से दुनिया जहाँ पे भूख है, गुर्बत है, अफलास है, परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं, कुदरती आफात हैं, उस दुनिया में अब अगर नई जंगें होती हैं और हथियारों की नई दौड़ शुरू हो जाती है, तो ये दुनिया के लिए अच्छा तो नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।